डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो ना सिर्फ मेरी आप बीती है, मेरे पिता की आप बीती भी है और मेरे दादाजी की आप बीती भी है। हमारी कई पीढ़ियाँ एक छलावे से उलझती रही हैं, लड़ती रही हैं और अपनी ज़मीन वापस पाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन वो छलावा शातिर है। हर बार उसने हमें मात दी, लेकिन इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा छलावा क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, और छलावे से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। मेरे दादाजी, मेरे पिता और अब मैं, छलावे का सामना हर किसी ने किया, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मिली इस जानकारी का इस्तेमाल आखिरकार मैंने सही तरीके से किया था। आपको जो जानकारी मैं देने वाला हूं, शायद इससे पहले किसी छलावे की ऐसी जानकारी आपके पास नहीं होगी कि छलावा क्या क्या कर सकता है। लेकिन शुरुआत मैं अपने दादाजी से करूंगा। जब वो 40 साल के थे, वसीयत में उन्हें उनकी ज़मीन मिली थी। उनके भाइयों ने भी अपनी अपनी ज़मीन अपने नाम पर करवा ली, लेकिन मेरे दादाजी सबसे छोटे थे ना, तो उन्हें वो ज़मीन मिली जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब थी, और सब कह रहे थे कि गोली खाकर तू एक दिन मर जाएगा, उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे दादाजी ज़िद्दी थे। हमारे इस गांव से 17 किलोमीटर साइकिल चलाकर जब दिन के वक्त वो उस जगह पर गए, हैरान हो गए। बॉर्डर से अब भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो गांव बसा हुआ था, लेकिन वहां पर ज़मीन की पहचान करना एक मुश्किल भरा काम था। जितने भी आसपास के खेत थे, वहां पर कोई फसल लगाना नहीं चाहता था, और इलाका तो जंगली बना पड़ा था। ढेर सारे पेड़, पीपल के, बरगद के, नीम के, उन पेड़ों से भरी हुई वो जमीन। लेकिन मेरे दादाजी ने पहचान कर ली कि हमारी ये जमीन कौन सी है। फिर ये भी पूछा कि यहाँ आसपास के खेतों में कोई फसल लगाना पसंद क्यों नहीं करता। तो लोगों को ये जानकारी पहले से थी कि भारत पाकिस्तान सीमा के करीब होने के कारण मोर्टार के कई कण इस तरफ गिर सकते हैं, या कभी युद्ध लग गया तो ये सबसे खतरनाक जगह होगी। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी, यहाँ पर छलावा पिछले कुछ महीनों से नज़र आना शुरू हो गया था। फिर क्या, भारत पाकिस्तान सीमा से कोई नहीं डर रहा, छलावे से सब डर रहे थे, क्योंकि वहाँ कई और ज़मीन के हिस्से थे जिसका इस्तेमाल करने की पिछले महीनों में कई लोगों ने कोशिश की, जैसा मेरे दादाजी करना चाहते थे। लेकिन दोपहर के वक्त भी वो छलावा छल कर चला जाता था, और मेरे दादाजी ने ये ठान ली, ज़मीन मेरी है, इस्तेमाल मैं करूँगा, कोई छलावा मुझे रोक नहीं सकता। अगले दिन मेरे दादाजी उस जगह पर पहुँच गए। वक्त दोपहर का था। साइकिल चलाकर वो इतनी दूर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। ज़मीन की पहचान वो कर चुके थे। अपना फावड़ा अपने साथ लेकर आए थे और उसके बाद मिट्टी को हटाने लगे। वो मिट्टी को हटाते जा रहे थे। ज़मीन की पहचान पहले से की हुई, तो वहाँ वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये मेरी ज़मीन है। ये लगभग 4 एकड़ की ज़मीन थी, जहाँ पर मेरे दादाजी बड़े बड़े आम के पेड़ लगाना चाहते थे, और भी फलों के पेड़ लगाना चाहते थे, और इसे एक बागान बनाना चाहते थे, ताकि आगे की पुश्तें इन बागानों के फलों को खाकर खुश रहे, इसे बेचे और अमीर बने। दादाजी की सोच उस समय से बहुत आगे थी, और दादाजी भी समय से बहुत आगे थे। इसीलिए पूरी ज़मीन की उन्होंने खुदाई की, खुद ब खुद। एक ही दिन लगा उन्हें। उसके बाद वो 4 एकड़ की सफाई बहुत जल्द कर चुके थे।
फिर रात का वक्त हो गया था। रात के वक्त तक वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, जिस कारण सांस ज्यादा चढ़ गई और वो बेहोश हो गए। और अगली सुबह जब उनकी नींद खुली, वहां पर जो उन्होंने सफाई की हुई थी, झाड़ियां किसी ने लाकर वहां पर फेंक दी थी। 4 एकड़ का इलाका पूरा दिन लग गया सफाई करने में। और अगले दिन दोबारा किसी ने वहां पर झाड़ियां फैला दी। पूरी रात वो तो होश में ही नहीं थे, लेकिन दिन के वक्त उन झाड़ियों को, उन गंदगी को देखकर दादाजी निराश हो गए। उन्हें लगा उनके भाई ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन मेरे दादाजी हठी थे। हठ करते थे कि जमीन की सफाई तो करके रहेंगे, तो फिर से उस जमीन की सफाई वो करने लगे। दूसरा दिन उन्होंने पूरा लगा दिया और शाम तक फिर से वो थक गए थे, लेकिन इस बार कंटीली तारें भी वो लगाना चाहते थे। 1 एकड़ के एक तरफ उन्होंने वो कंटीली तार लगा दी थी। उसके बाद वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। कब उनकी आंख लगी पता नहीं लगा, लेकिन अगली सुबह बची हुई कंटीली तार कोई उठा कर ले गया था और दोबारा उस जमीन पर गंदगी डालकर चला गया। मेरे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। कौन है? दिन के वक्त मैं सफाई करता हूं, रात को वो गंदगी डालकर चला जाता है। दादाजी में बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए दादाजी अपने भाइयों से लड़ने के लिए 17 किलोमीटर वापस साइकिल चलाकर आए। गांव में बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। तलवारें निकल आई थीं, लेकिन भाई थे, इसीलिए एक दूसरे को संभाल लिया। फिर मेरे दादाजी ने आखिरी चेतावनी दी थी, अगर किसी ने मेरी जमीन पर दोबारा गंदगी डाली, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे दादाजी के भाई कह रहे थे, बेवजह धमकी मत दो, तुम्हारी जमीन, तुम वहां पर जो करना चाहो करो, और वैसे भी सीमा रेखा के करीब जाकर हम किसी गोली से मरना नहीं चाहते, हम तो उस तरफ जाते भी नहीं। इसके बाद मेरे दादाजी ने अपनी भाभीयों से बात की और भाभीयों ने बताया कि सच में ये वहां पर गए ही नहीं, ये तो घर में ही थे। फिर दादाजी को लगा ये कोई और है, हो सकता है बाहरी दुश्मन हमारी जमीन पर गंदगी डालकर चला जाता है ताकि हम वहां पर कुछ कर ना पाए। दादाजी दोबारा उस जमीन पर पहुंचे। गंदगी बढ़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था आसपास के पेड़ों को, झाड़ियों को, घास को उखाड़कर इस 4 एकड़ की जमीन पर कोई फेंक कर चला गया। दादाजी इस बार सफाई करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा और लोगों को यहां काम पर लगाऊंगा और जब सफाई हो जाएगी रात को निगरानी करूंगा, देखता हूं कौन यहां पर गंदगी डालकर चला जाता है। दादाजी ने 5 लोगों को काम पर लगाया। 4 एकड़ जमीन की अच्छे से सफाई की। कंटीली तार जो वो नई लेकर आए थे उसे भी लगा दिया। अब यहां पर कोई चोरी नहीं कर सकता था, कोई गंदगी नहीं डाल सकता था, और वहां एक पेड़ लगा हुआ था जिसे दादाजी ने काटा नहीं था ताकि रात उसके नीचे गुजारी जा सके। दादाजी खाना भी नहीं लेकर आए थे और उस रात पेड़ के नीचे बैठे हुए देख रहे थे कौन यहां पर गंदगी डालकर जाता है। दूर दूर तक उनकी नजर जा रही। बाकी सभी जमीन पर गंदगी पड़ी हुई थी, झाड़ियां, घास थी। यही जमीन पूरी तरह से सपाट थी, यहां पर पेड़ों को लगाया जा सकता था। दादाजी 12 बजे तक इंतजार करते रहे और 12 बजे तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर उस कच्चे रास्ते पर चलकर आता हुआ एक आदमी नजर आया जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। दादाजी को लगा यही है, गंदगी यही डालकर जाता होगा, हाथ में कुछ है इसके। जैसे ही वो आदमी उस पेड़ के करीब आया, दादाजी अब भी उसे कुछ कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि चलकर इस तरफ आ रहा कोई भी आदमी, हम उस पर शक नहीं कर सकते जब तक वो गंदगी डालता नहीं। लेकिन उस आदमी ने दादाजी को देखा और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो, तभी तो सोचूं इस जमीन की सफाई हुई लगती है, तो ये आपकी जमीन है। मेरे दादाजी उससे बातें करने लगे और वो बातें करने में बड़ा अच्छा था। फिर मेरे दादाजी ने उससे पूछ ही लिया कि आप इस खाली जगह पर क्या करने आए हैं। उसने कहा, ये वाली जमीन मेरी है, आप जमीन की सफाई करवा रहे हैं, मुझ तक खबर पहुंच गई तो मुझे लगा मैं भी पास वाली जमीन की सफाई करवाता हूं और वहां मैं भी खेती वेती करूंगा। अब 2 लोग हो गए हैं तो डरने की कोई बात नहीं, वरना यहां पर जो छलावे की कहानियां सुनाई जाती हैं, सुनी है आपने कभी? बड़ा बेखौफ है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और कहते हैं मारने की कोशिश भी करता है। मेरे दादाजी ने फावड़ा एक तरफ से निकाला और कहने लगे,
अच्छा, उसे पता नहीं है 10 सालों तक कबड्डी खेली है मैंने। अपनी जांग पर हाथ मारकर मेरे दादाजी ने कहा था, 10 साल तक कबड्डी खेली है मैंने, कोई मेरे टखने को छू तक नहीं पाया। वो छलावा तो क्या ही कुछ करेगा। फिर वो आदमी कहने लगा, वाह, आप तो हट्टे कट्टे पहलवान हो, तो मज़ा आएगा, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अगर रात के वक्त मुझे डर लगा तो आप हैं ही ना। दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उस आदमी ने कहा, तो ऐसा करते हैं, बांट कर खाते हैं। ये देखिए लस्सी का गिलास, और आपको लस्सी तो पसंद होगी ना। मेरे दादाजी ने कहा, हाँ, 10 गिलास लस्सी के एक घूंट में पी जाता हूँ। वो आदमी कहने लगा, वाह, पीकर दिखाइए, 1 गिलास लस्सी का पीकर दिखाइए, फिर मानूं। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। दादाजी कह रहे, वो पेड़ के नीचे मैंने दिया जलाया हुआ है, आ जाओ उस तरफ। लेकिन वो आदमी कहने लगा, नहीं, यहां भी चांद की काफी रोशनी है, ये लीजिए लस्सी का गिलास और एक घूंट में पीकर दिखाइए। दादाजी किसी की बात नहीं सुनते थे और फिर दादाजी ने कहा, लस्सी का गिलास तो मेरे सामने क्या ही है, तुम्हें पता है, एक पतीले में देसी घी भरकर एक बार में पी जाता हूं। उस आदमी ने कहा, वो तो कई लोग कर सकते हैं। दादाजी ने कहा, नहीं, कर ही नहीं सकते, ऐसा करते हुए मैंने किसी और को नहीं देखा। उस आदमी ने कहा, मैंने देखा है कई लोगों को पतीले में देसी घी पीते हुए, लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ वो ये नहीं बताते। पी तो आप भी सकते हैं, लेकिन अगले दिन आपके साथ क्या होता होगा वो भी बता दीजिए। दादाजी ने कहा, मेरा पेट ऐसा है, मैं पचा लेता हूं, कुछ नहीं होता। उसने लस्सी का गिलास आगे कर दिया। दादाजी ने एक ना सुनी और सीधा वो गिलास मुंह से लगा लिया। जैसे ही मुंह से लगाया, फप फप की आवाज आने लगी। दादाजी के मुंह में मिट्टी भर गई। उस गिलास में लस्सी नहीं, मिट्टी थी। मुंह में मिट्टी मिट्टी हो गई और मेरे दादाजी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि एक घूंट में अंदर की तरफ खींचने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि यह लस्सी होगी, लेकिन मिट्टी निकली तो गले में जम गई। खांसते रहे और एक तरफ खड़ा वो आदमी हंसता रहा। बड़ी मुश्किल से खेतों को दिए जाने वाले उस पानी को मुंह में डालकर मेरे दादाजी ने उस मिट्टी को निगला और फिर गालियां निकालकर कहने लगे, इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी, मिट्टी खिलाता है, मिट्टी क्यों खिलाई मुझे। वो आदमी कहने लगा, मैं सिर्फ जांचना चाहता था कि आप लस्सी पी भी सकते हैं या नहीं, वैसे ही जांचा, मुझे लगा आप छलावा तो नहीं। तब दादाजी को लगा उसकी बात में दम है। दादाजी ने मुंह को साफ किया और फिर कहने लगे, अब लस्सी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उस आदमी ने दूसरे झोले से एक गिलास निकाला और कहने लगा, लस्सी तो मेरे पास है, लेकिन ये लस्सी मैंने अपने लिए रखी हुई थी। आप छलावा नहीं है तो मैं आप पर यकीन करता हूँ, माफ़ी के लिए ये लस्सी मैं आपको देता हूँ, लेकिन इस बार इस लस्सी को पी के दिखाइए, चेक कर लीजिए। चलिए आपके पेड़ के नीचे चलते हैं। मेरे दादाजी उस लस्सी के गिलास को पकड़कर पेड़ के नीचे आए। दिए की रोशनी में देखा, सफ़ेद सफ़ेद ये लस्सी ही थी। फिर मेरे दादाजी कहने लगे, हाँ ये लस्सी लगती है, 1 मिनट थोड़ा स्वाद लेकर देखता हूँ। दादाजी ने लस्सी के गिलास को थोड़ा मुंह से लगाया, स्वाद लस्सी का आया। फिर दादाजी कहने लगे, अब देखो एक बार मैं कैसे पीकर दिखाता हूँ। दादाजी ने लस्सी का गिलास मुंह में लगाया, एक झटके में पीने की कोशिश की। जब मुंह में बड़े बड़े पत्थर आए, चीखते चीखते पत्थर को बाहर की तरफ फेंकने लगे। तेज धार पत्थर थे, तिकोने पत्थर उस लस्सी के बीच में डाले हुए। दादाजी तो एक बार में पीने की कोशिश कर रहे, मुंह में गले में पत्थर फंस गए। खांसते गए, वो आदमी हंसता गया। उसके बाद दादाजी ने माँ बहन की गालियां निकाली और उसके पीछे भागने लगे। तेरी ऐसी की तैसी, मुझे लगता है तू ही वो गंदगी डालता है। वो आगे आगे भागता गया और कहने लगा, 1 मिनट, एक और झूला है मेरे पास, उसमें देसी घी भी है, एक बार देसी घी पीने की कोशिश तो कीजिए। दादाजी ने पत्थर उठाया, घुमाकर मारने वाले थे, लेकिन जब ऊपर की तरफ देखा वो मौजूद ही नहीं, गायब हो चुका था। कहाँ गया मेरे दादाजी को नहीं पता। भले ही झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं, पेड़ काफी ज्यादा लगे हुए, कहीं छिप गया होगा तो पता नहीं लगा। लेकिन मेरे दादाजी ने जो गंदी गंदी गालियां निकाली थी, मैं वो बताना नहीं चाहता। शायद उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दादाजी ने भी उन गालियों के बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा, माँ बहन को छोड़कर हर एक गाली दी थी।
फिर दादाजी वापस अपने खेत में आ गए। वो रात मेरे दादाजी खांसते रहे और आसपास से हंसने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन हमारे उस खेत में किसी ने गंदगी नहीं डाली। उस ज़मीन पर सुबह तक पूरी तरह से सफाई थी और मेरे दादाजी समझ चुके थे, ये आदमी है, अब इसकी मैं पहचान कर चुका हूँ, नज़र आया तो अपनी जांग में लपेट लूँगा और गर्दन घोंट कर मार डालूँगा, दफना दूंगा यहीं कहीं मिट्टी में, किसी को क्या ही पता लगेगा। गुस्सैल थे दादाजी, गुस्सैल, और बदला उससे लेने वाले थे। अगले दिन वो बाजार जाकर कई फलों के पौधे लेकर आए। उन पौधों को जमीन पर लगाने लगे और दिन के वक्त उन्होंने यही काम किया। फिर से वक्त रात का हो गया था। घर से रोटी, सब्जी, लस्सी, घी सब कुछ लेकर आए थे। आज तो मेरे दादाजी गुस्से में थे, इसीलिए 40 रोटियां 8 बजे से पहले पहले खा चुके थे। 40 रोटियां जिस दिन खाते थे उस दिन उन्हें नींद नहीं आती थी। पेट भरा भरा सा रहता था और किसी न किसी को पीट दिया करते थे। मेरे दादाजी के हत्थे जो चढ़ता बहुत पिटता था। उस रात फिर से वो आदमी नजर आया, दूर खड़ा कहने लगा, ओ भाई साहब आओ जरा, इधर आओ, आपको लस्सी पिलाता हूं। दादाजी को आ गया गुस्सा, और जब उन्हें इतना गुस्सा आता वो भागते भी चीते की रफ्तार से थे, तो भागने लगे उसके पीछे। वो भी आगे आगे झाड़ियों में घुस गया, दादाजी भी झाड़ियों में घुस गए। आगे कई कंटीले पौधे थे। मेरे दादाजी भागने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन जब दर्द हुआ, कांटे चुभे, चीखे मारने लगे और उसके बाद पीछे आ गए। उसके बाद उन कंटीली झाड़ियों के पीछे खड़ा वो आदमी कह रहा, क्या हुआ, कांटे ही तो चुभे हैं, लड़की हो जो कांटा चुभने से रुक गए। दादाजी को आया गुस्सा। दादाजी कहने लगे, तेरी ऐसी की तैसी मैं बताता हूं। दादाजी लेकिन कंटीली झाड़ियों के बीच नहीं घुसे, बल्कि घूमकर दूसरी तरफ से उसे घेरना चाहते थे। इस बार वो उस कच्चे रास्ते पर पहुंच गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दादाजी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज, लेकिन उसकी ज्यादा तेज होगी तभी तो आगे निकला हुआ। दादाजी पीछे पीछे। 40 रोटियां खाई थी दादाजी ने, 40। गुस्से से भरे हुए, कोई हाथ लगता तो पीट देते, लेकिन भागते भागते सांस चढ़ गई, और जब सांस चढ़ जाती थी दादाजी को तो हाँफने लगते, जमीन पर गिर गए, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। 2 बार उल्टियां की, जब खाना बाहर निकला तब जाकर सांस आई। फिर से उठे और कहने लगे, तेरी ऐसी की तैसी कहाँ छिपा है। वो आदमी दूर पेड़ के पास नजर आ रहा था। आसपास पत्थर ही पत्थर थे और उस पर बैठा हुआ कहने लगा, आ जाओ आ जाओ, लस्सी पीनी है, आ जाओ। दादाजी को आया गुस्सा। दादाजी ने कहा, लस्सी नहीं पीऊंगा, तेरा खून पीऊंगा, देख देख अब मैं क्या करता हूं। दादाजी भाग कर गए, और वो आदमी इस बार हिम्मत वाला था, भागा नहीं। दादाजी सामने से भाग कर आ रहे और उसने एक पत्थर उठाया, घुमाकर दादाजी के सर पर, टक की आवाज आई और दादाजी जमीन पर। जैसे ही दादाजी उठे 10 मिनट बाद बेहोश हो चुके थे। जब होश में आए, सर से खून बह रहा, एक गुमड़ सर के ऊपर बना हुआ। दादाजी के सर पर दर्द हो रहा तो सर पर हाथ रखा दादाजी ने। उसके बाद भी माँ बहन की गाली नहीं निकाली, बाकी सभी गालियां निकाली और कहने लगे, तेरी ऐसी की तैसी, अब बताता हूं। उसने फिर से पत्थर मारा, टक, दादाजी के सर के दूसरे हिस्से में। दादाजी बेहोश। जब दादाजी को होश आया, सामने पत्थरों के पास वो बैठा हुआ, अपनी पीठ के पीछे बड़े पत्थर को छिपाया हुआ था। निशाना उसका ऐसा था, दादाजी बच ही नहीं पा रहे। फिर दादाजी को उसने कहा, आ जाओ, लस्सी पीनी है तो आ जाओ। दादाजी समझ गए, उसकी तरफ गए तो वो निशाना पक्का मारेगा, सर पर पत्थर मारकर गिरा देगा, फिर से इंतजार करेगा, और हंस ऐसे रहा है जैसे इसमें उसे मजा आ रहा है। दादाजी ने छलांग लगाई, दादाजी पेड़ के पीछे, वो भी आगे पत्थरों के पास बैठा हुआ। दादाजी ने नीचे से पत्थर उठाया, घुमा कर मारा, लेकिन दादाजी का निशाना अच्छा नहीं था। वो तो एक पेड़ के पीछे छिप गया। दादाजी एक पेड़ के पीछे, वो भी एक पेड़ के पीछे। इस तरफ से दादाजी पत्थर मारते, उस तरफ से वो पत्थर मारता। पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी, लेकिन निशाना उसका इतना अच्छा। दादाजी पीछे होते, थोड़ा सा सर निकालते, टक, बेहोश। जब दादाजी को होश आता,
उससे पहले कुछ भी बुरा नहीं करता, सामने बैठा हुआ इंतजार करता कब दादाजी होश में आएंगे। दादाजी होश में आते, फिर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती। उसके बाद जैसे वो आदमी बोर ही हो गया, पत्थर मारते मारते अचानक रुका और कहने लगा, अब मजा नहीं आ रहा, आ जाओ पकड़ने की कोशिश करो। दादाजी समझदार थे। दादाजी कहने लगे, नहीं, तू पत्थर मारेगा, जब मैं पेड़ के पीछे से निकलूंगा तू पत्थर मारेगा। उसने सभी पत्थर फेंके और उसके बाद पेड़ के आगे आ गया और कहने लगा, आ जाओ, मर्दों की तरह लड़ते हैं, ये औरतों की तरह पत्थरबाजी करना सही नहीं है, आ जाओ बाहर। दादाजी इस बार गुस्से में बाहर निकले और कहने लगे, हिम्मत आ गई तुझमें, इतनी देर से छिप रहा था। टक की आवाज आई, पत्थर मारा था उसने जो पीठ पीछे छिपा रखा था। कमीना था वो, कमीना। दादाजी बेहोश। जब दादाजी को होश आया, फिर से दादाजी उठे और पेड़ के पीछे छिप गए। सामने से हंसकर कहने लगा, अब नहीं मारता पत्थर, आ जाओ, मर्दों की तरह लड़ते हैं। दादाजी ने कहा, नहीं, मर्दों की तरह तू नहीं लड़ता, तू तो पीछे से पत्थर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, करना क्या चाहता है। उसने घुमाकर पत्थर मारा, पेड़ के पास से निकला। दादाजी ने कहा, ये क्या? उसने कहा, ये करना चाहता हूं, निशाना पक्का है, आंख बाहर निकाल कर देख लो। दादाजी में हिम्मत ही नहीं हुई। दादाजी ने बाहर की तरफ सर नहीं निकाला। समझदार थे, उसका निशाना इतना पक्का, इतना पक्का, एक तरफ से थोड़ा सर निकलता और टक की आवाज। बच जाते दादाजी, क्योंकि वो पत्थर सर से फिसल कर निकल जाता, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला था। दादाजी ने सर पर बहुत ज्यादा तेल लगाया था, तो कुछ वारों से वो बच गए, हर वार से बचने वाले नहीं थे। फिर उसने कहा, मैं भागने वाला हूं, पीछा करना चाहते हो तो कर लो। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। दादाजी समझदार थे। दादाजी को लगा वो भाग नहीं रहा होगा, मुझे बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा होगा, लेकिन आवाज थोड़ी दूर से आने लगी। ऐसा लग रहा था वो वहां पर पहुंच गया। दादाजी ने भागना शुरू कर दिया। टक, दादाजी बेहोश। वो पेड़ के पीछे ही था। दूसरी तरफ कोई कुत्ता था झाड़ियों में, जिसकी आवाज आ रही, और उसने पत्थर मारकर उसे भगाया था। चालाक था। जब दादाजी को होश आई, दादाजी उठे, पेड़ के पीछे छिप गए। मेरे दादाजी उसके बाद पेड़ के पीछे छिपे रहे। बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं। उस पेड़ के पीछे से हंसने की आवाजें आती रही, धमकियां मिलती रही, लेकिन मेरे दादाजी बाहर नहीं निकले। फिर हो गया दिन का वक्त। दादाजी इधर उधर से झांक कर उस पेड़ के पीछे देखना चाहते थे कि वो वहां पर है या नहीं। फिर हिम्मत की और उस पेड़ के पास गए। दादाजी को लगा था वो सो गया होगा, लेकिन वो वहां से कब चला गया पता ही नहीं लगा। पूरी रात दादाजी के साथ बहुत बुरा हुआ। जब दादाजी वापस आए थे, घर में सब उन्हें चिढ़ा रहे कि पिट कर आए हो, पिट कर आए हो, खुद को पहलवान कहते हो, कितने लोगों ने पीटा। दादाजी शर्म के मारे बता ही नहीं रहे थे कि सिर्फ एक ने पीटा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कबड्डी में 4 लोगों से कम उन्हें संभाल पाए। हट्टे कट्टे थे, 130 किलो वजन था, कम से कम 4 लोग लगते थे उन्हें संभालने के लिए। और पहलवानी में कोई उनकी कलाई पकड़ ले हो ही नहीं सकता, उठा उठा कर पटकते थे, लेकिन सर पर बड़े बड़े गुमड़े निकले हुए। उनके भाइयों ने बहुत चिढ़ाया। दादाजी को गुस्सा आया। दिन के वक्त उन्होंने तैयारी की, रात के वक्त पहुंच गए दोबारा वहीं पर। इस बार तैयारी करके आए थे। गुमड़े भी उनके ठीक हो गए थे और उन्हें लगा वो आदमी आया, सबक तो सिखाऊंगा। इस बार दादाजी के पास 2 छुरियां थी जो उन्होंने छिपा कर रखी हुई, और उसी के साथ गुलेल लेकर आए थे। पत्थर अब गुलेल से मारूंगा, बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? हो ही नहीं सकता कि मेरे पास आए, निशाना ना लगे इस बार। तैयारी के साथ दादाजी, दूर दादाजी को एक आदमी इस तरफ आता हुआ नजर आया। दादाजी छिप गए। दादाजी वार करना चाहते थे, लेकिन एक तरफ से देखा, वो आदमी नहीं, एक औरत थी। कपड़े पीले रंग के थे, उम्र उसकी 60 साल होगी, लंगड़ाती हुई इस तरफ आ रही। दादाजी जल्दी से पेड़ से बाहर निकले और कहने लगे, देखिए, आप इस तरफ मत घूमिए, यहाँ काफी खतरनाक आदमी रहता है, वो लगता है किसी ना किसी को मार कर ही मानेगा। आप चली जाइए, आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो औरत कहने लगी, अब ऊपर वाले से ज्यादा बुरा कौन ही करेगा।
मेरा घर बार छीन लिया है किसी ने। मुझे लगता है जो तुम्हें परेशान करता है वो मेरा बेटा ही है। हट्टा कट्टा सफ़ेद कपड़ों में रहता है ना, बाल उसके दाढ़ी के थोड़े ज़्यादा लंबे हैं ना, आधे काले आधे सफ़ेद, उसकी बात कर रहे हो? दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, परेशान करके रखा है, पत्थर मार मार कर मेरा सर खोल कर रख दिया उसने। आपका बेटा है, कहाँ रहता है, आप बता सकती हैं? तब वो औरत कहने लगी, चलो मेरे पीछे, लेकर चलती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, उसे अच्छे से जमकर पीटोगे? मारोगे तो नहीं, जान से तो नहीं मारोगे ना? दादाजी ने वादा किया, ठीक है माताजी, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन धुनाई मैं मन से करूंगा, रोकना मत। उसके बाद उस औरत ने कहा, नहीं रोकती, चलो मेरे साथ, मेरे बेटे ने परेशान करके रखा है गांव वालों को भी, चलो मेरे साथ, उसे मजा चखाओ। दादाजी उसके पीछे पीछे छाती चौड़ी करके, अब बदले का मौका है। लेकिन 2-4 खेतों के आगे ही दादाजी ने मिट्टी पर पैर रखा, वहां खड्डा था, खड्डे के ऊपर झाड़ियां रखी हुई, मिट्टी ऐसे बिछाई हुई पता ही नहीं चल रहा। खड्डा होगा कोई 8 से 9 फुट गहरा। दादाजी बीच में गिर गए। दादाजी का टखना थोड़ा सा मुड़ा था। दादाजी चीखते चीखते कहने लगे, माताजी ये कहाँ गिरा दिया? वह औरत ऊपर से हंस रही और कहने लगी, बेटे अब देख माताजी क्या करती है। वो औरत पीछे की तरफ गई, पत्थर उठाया और टक, दादाजी बेहोश। जब दादाजी को होश आया, दादाजी देख रहे, वो औरत ने दादाजी के सामने रूप बदला था और दादाजी की सिट्टी पिट्टी गुल। दादाजी कह रहे, छलावा छलावा है तू। बस इतना कहा, टक, दादाजी बेहोश। फिर जब जब दादाजी को होश आता, दादाजी गुलेल से निशाना लगाने की कोशिश करते और टक, वो बेहोश। कभी वो पीठ पर पत्थर मारता, कभी सर पर पत्थर मारता। हर बार तो दादाजी बेहोश नहीं होते, लेकिन दादाजी समझ गए पत्थरबाजी में जीता नहीं जा सकता, उसका निशाना पक्का है। दादाजी ने हथियार डाल दिए और उसे कहने लगे, देखो देखो मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, अब मेरा बस नहीं चलने वाला, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नुकसान मत पहुँचाओ। तो उस आदमी ने कहा, जो कि एक छलावा था, ओ सोनिया, ओ मक्खना, चला जा इत्थों, दोबारा मुड़ के ना आई। ये कहकर वो चला गया। दादाजी उस खड्डे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, हड्डियां दर्द कर रही थी। ईंटें पत्थर मार मार कर शरीर पर निशान बना दिए थे, लेकिन दादाजी उससे बाहर निकले। फिर उसी पेड़ के नीचे लेट गए। थके हुए थे, पिटे हुए थे, रात ऐसे गुजरी। दोबारा वो नहीं आया। दादाजी घर गए, फिर से बेइज्जत हो गए। बहुत चिढ़ाया भाइयों ने। दादाजी ने कहा, ऐसा करो ना, तुम मेरे साथ चलो, वहां पर कोई ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। दादाजी के भाई चालाक थे, उन्होंने मना कर दिया। दादाजी को चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया, 1 महीने वो उस जमीन पर नहीं गए। लेकिन 1 महीने बाद उनके पास राइफल आई थी। राइफल, उन्हें लगा एक गोली मारूंगा, खत्म कर दूंगा। छलावा हो या कोई भी हो, रूप बदलता है, अब बचने नहीं दूंगा। दादाजी रात के वक्त वहां रात को पहुंचे। गंदगी इतनी, जो पौधे उन्होंने लगाए थे वो उखाड़े जा चुके थे। रात को वो बैठे रहे। आसपास से आवाजें आती रहीं, ओ सोनिया तू फिर आ गया। ऐसी आवाजें आ रही और दादाजी कुछ कर नहीं पाए। गोली चलाते तो किस तरफ चलाते, लेकिन दादाजी बार बार ये भी कहते, आ जा इस बार, पत्थर मार के दिखा। सामने से वो पूरी तरह से कमीना था। पता था उसे कि दादाजी राइफल लेकर आए हैं। दूर से कह देता, ओ सोनिया ठाठा करके मारेगा, ठाठा करके, आजा, पत्थर मारना है तो आजा। दादाजी को उसने गुस्सा चढ़ाया। दादाजी ने राइफल रखी एक तरफ और कहने लगे, आज तो तू जिंदा या मैं जिंदा। 4 कदम चले थे दादाजी ने, टक, दादाजी बेहोश। जब दादाजी को होश आया, दादाजी भागकर पेड़ के पीछे छिप गए। हाथ में राइफल रखी हुई थी दादाजी ने। उसके बाद दादाजी इंतजार करने लगे वो कब आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। पूरी रात आवाजें लगाता रहा, हिम्मत वाला है तो आजा, हिम्मत वाला है तो आजा। शर्मिंदा होते रहे दादाजी, लेकिन बाहर नहीं निकले। राइफल का
कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह के वक्त दादाजी वापस आए। अगले दिन फिर से कोशिश की, फिर से वो ऐसे ही धमकियां देता रहा, फिर भी कुछ हो नहीं पाया। एक रात एक औरत जिसने बहुत कम कपड़े पहने हुए, ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़े किसी ने फाड़ दिए हों, सर से उसके खून बह रहा, भागी भागी इस तरफ आ रही। दादाजी को लगा कहीं ये वो छलावा तो नहीं। लेकिन मेरे दादाजी लड़कियों की मदद बहुत जल्दी किया करते थे, इसीलिए वो लड़की भागी भागी आई और कहने लगी, वो छलावा मेरी इज्जत लूटना चाहता है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। दादाजी को तरस आ गया। दादाजी ने उसे एक तरफ खींचा और कहा, इधर आ जाओ, वो पत्थर मारेगा, सर खोल देगा। वो लड़की पीछे बता रही थी, वो उस तरफ से आएगा, उस तरफ से, गोली मारो, गोली मारो। दादाजी कहते, झाड़ियों में गोली किस तरफ मारूं, क्या पता वहां वो मौजूद हो या ना हो। लेकिन वो लड़की कहती रही, गोली मारो, गोली मारो। दादाजी ने कहा, नहीं, 1 मिनट रुको, पहले चेक तो करता हूं मौजूद कहां पर है, उस तरफ गोली मारूंगा। दादाजी बाहर निकले पेड़ से, हाथ में पत्थर लेकर, और कहने लगे, आजा पत्थरबाजी करते हैं, आजा पत्थरबाजी करते हैं। सामने से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की राइफल लेकर भाग चुकी थी, मौजूद नहीं वहां पर, दूर भाग गई। फिर दादाजी इधर उधर आवाज लगाने लगी और कहने लगे, कहाँ हो तुम, मेरी राइफल दे दो मुझे, वो मुझे मार डालेगा। उसके बाद वो लड़की पीछे झाड़ियों में घुसी हुई, थोड़ा सा सर निकाला उसने और कहने लगी, देखो राइफल मेरे पास है। दादाजी ने कहा, दो। टक, दादाजी बेहोश। ये वो छलावा ही था, पत्थर मारकर दादाजी को बेहोश कर दिया। आधी रात का वक्त था। राइफल छोड़कर दादाजी जो भागे, ऐसे भागे चीखते चीखते, वापिस आने वाले नहीं थे। समझ गए ये छलावा बहुत चालाक है, कैसे भरोसा करेंगे। उसके बाद दादाजी ने दोबारा कोशिश नहीं की। सालों साल बीत गए। फिर पिताजी जब 18 साल के हुए, पिताजी को दादाजी ने उस घटना की पूरी जानकारी दी, क्यों उस जमीन को छोड़ा है। पिताजी का खून जवान था, उबाल खा रहा था, और पिताजी ने कहा, मैं लूंगा बदला, मैं जाऊंगा वहां पर, जमीन के मैं बागान बनाऊंगा, अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। दादाजी को गर्व था मेरे पिता पर, मेरे पिता भी गर्व दिलवाना चाहते थे। लेकिन दिन के वक्त सफाई की रात को गंदगी डाल दी। अगले दिन जब पिताजी आए, समझ गए कोई ना कोई तो है जो गंदगी डालता है। दादाजी सठिया गए होंगे, कोई छलावा नहीं होगा। मेरे पिताजी ने फिर से सफाई करवाई। मेरे पिताजी मेहनती तो थे, लेकिन खुद सफाई करना पसंद नहीं करते थे। 10 लोगों को लगाकर सफाई करवाई। उसके बाद रात को पिताजी वहां रुकना चाहते थे। पिताजी के पास राइफल नहीं थी, पिस्टल थी, पिस्टल। उसे वो अंडरवेयर में छिपा कर रखते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन जब निकालते थे, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। मेरे पिता को मेरे दादाजी ने सब बताया था। पत्थर मारने वाला वो छलावा। कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो वैसा का वैसा ही है। बात 10 साल पहले की थी, जब दादाजी के साथ ये हुआ था, और अब पिताजी के साथ ऐसा नहीं होगा, पिताजी खुद जानते नहीं थे। रात के वक्त पेड़ के नीचे पिस्टल को अपने अंडरवेयर में छिपाए हुए मेरे पिता इंतजार करते रहे। उन्हें लग रहा था पत्थर मारने वाला छलावा आएगा, लेकिन सामने से चलकर आती पतली सी एक लड़की छलांगे लगाती हुई, हाथ में उसने एक बर्तन पकड़ा हुआ। फिर वो कह रही, मेरे पिता को देखकर, अंधेरे में छिपे हुए हो, लड़कियों को छेड़ते हो। मेरे पिता ने कहा, नहीं, ये मेरी ज़मीन है, अपनी ज़मीन पर दिन के वक्त बैठूं या रात को बैठूं, तुम्हें क्या परेशानी है। उस लड़की ने कहा, यह तुम्हारी ज़मीन है। अच्छा, कितनी ज़मीन है तुम्हारी। मेरे पिता ने कहा, 4 एकड़। वो लड़की कहने लगी, आय हाय 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 हाय, 4 एकड़ तुम्हारे। कुंवारे हो या शादीशुदा हो। मेरे पिता ने शर्मा कर कहा, कुंवारा ही हूं वैसे। फिर वो लड़की कहने लगी, रिश्ते की बात हुई है। पिताजी ने कहा, नहीं। मेरे पिता उस समय लड़कियों से थोड़ा शर्माया करते थे। अब सामने से अच्छी दिखने वाली लड़की, भले ही अंधेरे में जहां छलावा भी हो सकता है, मेरे पिता पिघल चुके थे। मेरे पिता को लगा इसके आसपास कौन सा कोई पत्थर है तो ये छलावा नहीं होगा। फिर वो लड़की कहने लगी, तुम्हारे करीब आऊं,
तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पिता हाथ पांव फूल गए। क्या पता पप्पी ही देना चाहती हो। मेरे पिता के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। उन्हें लगा कि पप्पी देने के लिए करीब आई होगी। मेरे पिता ने गाल आगे की तरफ कर दी। जमीन पर एक मोटा डंडा पड़ा था। उठाया उसने, मेरे पिता की गाल पर पटाक। मेरे पिता नीचे गिरे। समझ गए वार होने शुरू हो गए हैं। पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी। मेरे पिता अपनी अंडरवियर में हाथ डालकर, इससे पहले कि वो पिस्टल निकाल पाते, पटैक पटैक हाथों पर डंडे पड़ रहे। मेरे पिता जिन्होंने चादरा लगाया हुआ था, चादरा जो धोती के समान ही होता है, पंजाब में पहना जाता है, लेकिन मेरे पिता उस चादरे के बीच हाथ डालने की कोशिश करते, सामने से वो लड़की पटैक डंडा जोर से मारती। वो तो मेरे पिता ने नीचे मोटे वाला लंगोट पहना हुआ था, वरना पिस्टल तो टूटती कुछ और भी टूट जाता। शायद मेरे पिता जिंदा ना बचते। फिर मेरे पिता के सामने उसने रूप बदला। वो अजीब सा चेहरा, काला सा शरीर, हाथ में डंडा। मेरे पिता कहने लगे, क्यों मार रहा है? तू वही छलावा है ना जिसने मेरे पिता को भी पीटा था। वो हंसने लगा। अच्छा अच्छा, तो मैं भी सोचूं यहां पर कौन आया है। पहले उस पर हाथ उठाया था मैंने, भगाया था। अब उसने अपने बेटे को भेज दिया इतने सालों बाद पिटने के लिए। मेरे पिता खड़े हुए और कहने लगे, पीटूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। फिर से मेरे पिता ने लंगोट के बीच हाथ डालकर पिस्टल निकालने की कोशिश की। पटैक उसने डंडा मारा। मेरे पिता की कलाई टेढ़ी हो गई। मेरे पिता जब जब लंगोट में हाथ डालकर पिस्टल निकालने की कोशिश करते, वो डंडा मारकर नीचे गिरा देता। जोरदार पटाख की आवाज और मेरे पिता निढाल हो जाते। बाजुएं गर्म हो चुकी थी, नरम हो चुकी थी, डंडे इतने पड़े। फिर पीठ पर मेरे पिता का चादरा एक झाड़ी में फंस गया। चादरा अलग हो गया। मेरे पिता भागे। दूर निकलकर मेरे पिता ने लंगोट से पिस्टल निकाली और उसके बाद जैसे ही पीछे की तरफ की, पीछे कोई नहीं। वो छलावा गायब हो चुका था। फिर मेरे पिता ने वो पिस्टल हाथ में ही रखी। फिर वो उस पेड़ के नीचे आ गए और कहने लगे, कहाँ है तू? निकल बाहर। पत्थरबाजी करता है, डंडे से पीटता है, अब सामने आ, मार पत्थर, मार डंडा, देखता हूं कहां से मारता है। लेकिन ये मेरे पिता की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सामने झाड़ियों में छिपा हुआ था वो। उन झाड़ियों में से पत्थर आया, टक, पिताजी बेहोश। जब तक पिताजी को होश आया, हाथ में पिस्टल नहीं थी। झाड़ियों के बीच से आवाजें आ रही, चला जा, बचना चाहता है तो चला जा। मेरे पिता गुस्से में थे, समझ चुके थे उनके साथ वैसा ही हो रहा है जैसा दादाजी के साथ हुआ था। पिताजी ने झाड़ियों में छलांग लगा दी जहां से आवाज आ रही। पिताजी को लगा पत्थर मारेगा, उतने में छलांग लगाकर दबोच लूंगा। वहां पर कांटे बिछाए हुए थे, कांटों का बिस्तर। वहां से पत्थर मारा था, फिर भाग गया। पिताजी ने छलांग लगाई, जानबूझकर डंडे से हिला रहा था झाड़ियों को। पिताजी ने छलांग लगाई कंटीले बिस्तर पर। उसके बाद हाय 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 की आवाजें करते भाग रहे। वो कांटे इतने तीखे, जहां जहां चुभे, चीखे मारते हुए। चादरा पीछे रह गया था, लंगोट बचा था, कुर्ता भी फट चुका था। भागे मेरे पिता गांव की तरफ। ऐसे उस रात भयानक सामना करने के बाद मेरे पिता की हिम्मत टूट गई। दादाजी ने कहा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर मेरे पिता ने दोबारा कभी कोशिश नहीं की। ये घटना 30 साल पहले हुई थी। उसके बाद उस जमीन पर हमारे परिवार में से कोई नहीं गया। अब दादाजी की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता ने जब यह कहानी मुझे सुनाई, मैं 21 साल का था। खून में उबाल आने लगा, उबाल। जान गया था एक छलावे ने हमें इतना बेइज्जत किया है, हमारे पूर्वजों के साथ ये सब किया है, बदला मैं लूंगा। मेरे पिता ने कहा था मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। ये धूप में सफ़ेद नहीं हो रहे, ये अनुभव के कारण सफ़ेद हुए हैं। एक दिन में जान गया था मैं। तब मैंने अपने पिता को कहा था, आप तो वापस आ गए, मैं वापस नहीं आऊँगा। भले ही वो जगह अब भी वैसी की वैसी ही है, उस तरफ जाना कोई पसंद नहीं करता।
और पाकिस्तान से जो युद्ध हुए हैं उस कारण भी वहां जाने से डर लगता है। लेकिन अब तो कोई युद्ध नहीं चल रहा। मैं उस जमीन पर पेड़ लगा कर आऊंगा, बागान बनाऊंगा, उस छलावे को दूर भगाऊंगा। हो सकता है अब वो बीमारी से खुद ब खुद मर चुका हो। मेरे पिता ने बात नहीं मानी थी। जिद्दी मैं भी था। अपने दादाजी का बदला, अपने पिताजी का बदला मैं लूंगा, मनदीप। उसके बाद बाइक लेकर मैं उस तरफ निकला था। कभी मेरे दादाजी साइकिल पर जाया करते थे, मेरे पिता ने भी साइकिल का सहारा लिया था। अब मेरे पास बाइक है। रास्ता वैसा ही है, खाली टूटा फूटा सा। जमीन वैसी ही है, बंजर सी। आसपास कोई नहीं रहता, खाली दूर दूर गांव बसे हुए हैं। लेकिन जमीन तो हमारी है ना, हमारी है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब नियम सख्त हो चुके हैं। आप किसी भी राइफल, पिस्टल का ऐसे अवैध तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और लाइसेंस मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन मेरे पास तलवार थी, वो तीखी तलवार। रात के वक्त मैं उस जगह लेकर पहुंचा, उसी पेड़ के पास। पुश्तैनी पेड़ हमारा। दादाजी यहां पर रुका करते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मेरे पिता की यादें, मेरे दादा की यादें। रात के वक्त मैं संजो रहा, तब आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने के लिए कब से तरसा पड़ा था। वो आवाज पास से ही किसी के गुर्राने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली सूअर यहां पर आ गया हो। कई ऐसी जगह है जहां पर सूअर ऐसे खेतों में आकर फसल को खराब कर देते हैं। मेरे पास तलवार थी। मैंने उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ा। ये लगभग 4 फुट लंबी तलवार थी। वजन ज्यादा था, संभलती नहीं थी, लेकिन किसी पर वार करो तो गर्दन को सर से अलग कर सकती थी। ये तलवार मैंने खुद बनवाई थी। वो पुराना पुश्तैनी लोहे का बक्सा पिघलाकर इस तलवार को आकार दिलवाया था मैंने। पुश्तैनी तलवार बनेगी, ये हमेशा हमारे घर में रहा करेगी और इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब जालिमों के खिलाफ कहर बनकर बरपना होगा। तलवार हाथ में लिए वो जंगली सूअर था जो इसी तरफ भाग आ रहा। मैं उस पर वार करना चाहता था, लेकिन वो भारी तलवार संभली नहीं। मेरे घुटने के आगे की तरफ एक कट लगा, मैं नीचे गिर गया। लेकिन वो सूअर इस तरफ भागा भागा आ रहा। मुझे लगा मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन सूअर मेरे करीब आकर पीछे मुड़ गया, भाग गया झाड़ियों में, और झाड़ियों में हंसने की आवाज आने लगी। घुटने से खून बह रहा था। समझ गया भारी तलवार बनाने का कोई फायदा नहीं, तेजी से घूम नहीं पाएगी। उस रात अपनी टी शर्ट उतार कर अपने घुटने पर लपेटी, और मैं जानता था जख्मी बनकर किसी से लड़ नहीं पाऊंगा, तो बाइक लेकर निकला वहां से। वो भारी तलवार भी मेरे पास थी, जिसे आगे वाले खेतों में छिपाकर मैं अस्पताल तक पहुंचा था। मेरे लगभग 16 टांके लगे थे। तेज धार उस तलवार का इस्तेमाल नहीं करना है, डॉक्टर ने ऐसा कहा, और मैं समझ गया। मुझे लगा समझदारी से काम लेना होगा। ऐसी किसी तेज धार चीज को अगर मेरे हाथों में पुलिस वालों ने देख लिया, वो गलत समझेंगे, वो मुझे कातिल समझेंगे, लुटेरा समझेंगे, डाकू समझेंगे, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन मैं क्रिकेट तो खेलता हूं ना। बैट है मेरे पास, क्रिकेट बैट। इतनी बार मारूंगा उस छलावे के, इतनी बार मारूंगा उस छलावे के, सिर का कचूमर निकाल दूंगा। अगले दिन वो बैट लेकर दोपहर के वक्त मैं उस खेत तक पहुंच गया। खेत की सफाई का काम मुझे ही करना था, इसीलिए आलस के मारे मैं पेड़ के नीचे बैठा रहा। ये काम मैं इतनी जल्दी करना नहीं चाहता था। जानता था सफाई करूंगा तो कोई ना कोई कचरा डाल जाएगा। मेरे दादाजी कितने मेहनती थे। 4 एकड़ जमीन को खुद ही उन्होंने साफ किया था। मेरे पिता भी मेहनती थे, कई लोगों को लेकर आए, उनसे सफाई करवाई। मैं उतना मेहनती नहीं हूं, ना मैं खुद सफाई कर सकता हूं, ना लोगों को यहां पर ला सकता हूं। इसीलिए पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिन गुजार सकता था। मैंने गुजारा। रात को मैं पेड़ के नीचे इंतजार करने लगा था, कब वो आएगा। लड़की बनकर आएगा जैसे मेरे पिता को फंसाया, या सामने कोई बूढ़ा बनकर आएगा जैसे मेरे दादा को फंसाया। देखते हैं क्या बनकर आता है। रात के 8 बजे का वक्त होगा। एक तरफ चलकर आता एक आदमी मुझे नजर आया। मैं पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी जमीन पर सरकता सरकता आगे तक पहुंच गया। मैं पीछे से उस पर वार करना चाहता था। बैट मेरे हाथ में, मैंने उसकी पीठ पर वार किया।
ठा ठा 2-3 बार वो हाय हाय करने लगा। उसके बाद ऐसे चीखे मार रहा, मैं उसे पीटता जा रहा। उसे भगा दिया वहां से। मैं बस उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके भागने की रफ्तार तेज थी। पीटा तो हंसते हुए मैं कहने लगा, यह जमीन मेरी है। अब मैंने अपने दादा का बदला लिया है, अपने पिता का बदला और भी जोरदार तरीके से लूंगा। वहां पर 1 घंटे बैठा रहा मैं। फिर एक आदमी नहीं आया, 20 आदमी आए। 20 लोग मुझे पकड़ पकड़ कर पीट रहे थे। एक बार तो हर एक आदमी ने बाजू और टांग को पकड़ा, मुझे 6 से 8 फीट ऊपर उछाला, छोड़ दिया। ठा करके मैं जमीन पर गिरा। ऐसे पकड़ पकड़ कर पीटा। उनके पास तलवारें भी थीं, उनके पास छुरियां भी थीं। पीट पीट कर फिर मुझसे पूछ रहे, तूने दादाजी को क्यों मारा? मैंने कहा, कौन से दादाजी? छलावा आया था यहां पर, छलावा। उन्होंने कहा, दादाजी यहां पर आए थे, पास में छोटा गांव बसा है, वो गांव में दादाजी रहते हैं। इस तरफ रात के वक्त वो लोटा लेकर आते हैं। तुमने दादाजी पर हमला किया। तब मुझे लगा, अरे मैंने तो गलती कर दी, दादाजी को पीटा। दादाजी से मैंने माफी मांगी। उनकी पसलियों की 2 हड्डियां तोड़ दी थी, टांग की हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन वो लोग अच्छे थे। भले ही मेरे मांस को छीला, पीटा, हड्डी नहीं तोड़ी, लेकिन पिटा पिटाया घर गया तो मेरे पिताजी हंसते हुए कहने लगे थे, खून उबाल खा रहा था ना, ठंडा हो गया? मैंने कहा, नहीं पिताजी, 20 दिन आराम करने दीजिए, गलती हो गई थी। आसपास छोटे छोटे गांव बसे हैं, शायद वो छलावा अब वहां पर नहीं रहता। आपने कहानियां ना सुनाई होती तो आराम से जाता, वहां पर रहने लगता। छलावा शायद आता भी नहीं, लेकिन आपकी गलती के कारण मैं फंसा हूं। पिताजी ने कहा, यह घुटने के पास कट कैसा? मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, पिताजी ये भी आपके कारण हुआ है। पिताजी ने कहा, वो कैसे? मैं सही से समझा नहीं पाया, लेकिन जमीन हथियानी थी। उस छलावे के हाथों वो जमीन दूर गई है, वापस लेनी है। लोग रहने लगे हैं वहां पर, अब छलावा नजर नहीं आता होगा। 20 दिन कहे थे मैंने अपने पिता को, लेकिन 30 दिन लग गए। बैट लेकर दोबारा रात के वक्त वहीं पर। दिन के वक्त मेरे पिता ने कई लोगों को भेजकर जमीन की सफाई करवा दी थी, लेकिन थोड़ी गंदगी शायद उस छलावे ने डाली होगी। झाड़ियां फेंकी हुई, सामान फेंका हुआ। मैं समझ गया, छलावा मौजूद जरूर होगा। रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी इस तरफ चला आ रहा। छिप गया मैं, वार नहीं करना चाहता था, पता तो कर लूं यह छलावा है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, मैंने अपना सर निकाला और मैंने कहा, तुम जो भी हो, छलावे तो नहीं हो? पास के गांव के रहने वाले कोई दद्दू तो नहीं हो? मेरे करीब आओ, बताओ। उसने एक ही चीज बताई, टक, मैं बेहोश। जब मुझे होश आया, सामने वाले पेड़ के पीछे छिपा हुआ वो आदमी, काले रंग का, भैंसे जैसा उसका सर था, बड़ा सा, बाल मोटे मोटे, आंखें मोटी मोटी, छोटा सा मुंह। इंसान नहीं हो सकता वो। सामने पत्थर लेकर कह रहा, मारूं, फिर से मारूं। बैट मेरे हाथ में। क्रिकेट खेलने का शौकीन था, पत्थर को तो एक बार में उछाल सकता हूं। मैंने कहा, मार, सामने ही खड़ा हूं। उसने मारा, टक, मैं बेहोश। उसके बाद जब मुझे होश आया, भागा, मैं पेड़ के पीछे छिप गया। उसने कहा, अब मारने को नहीं कहेगा? मैंने कहा, नहीं, सीधा सामने आ। सामने आ, डरता क्यों है? उसने कहा, मर्दों की तरह लड़ना चाहता है तो चल, लड़ते हैं। मैंने कहा, ठीक है, निकल बाहर। उसने कहा, तू पहले निकल, कर मुझ पर भरोसा। मैंने कहा, नहीं, मेरे दादा के साथ तूने ऐसा ही किया था। उसके बाद हंसने की आवाज़ जब मुझे सुनाई दी, मैं समझ गया यह छलावा है। मैंने नीचे से पत्थर उठाया। वह जानता नहीं था क्रिकेट का शौकीन हूं, निशाना मेरा भी पक्का है। जब उसने आंख निकाली, तेज पत्थर मारा मैंने, सर को छूकर गया उसके। हंसना बंद। पत्थर इस तरफ आया, मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। फिर उस पेड़ के पीछे से वो कहने लगा, निशाना तेरा भी पक्का है, निशाना मेरा भी पक्का है, लेकिन मैं 2 बार तुझे मार चुका हूं, एक बार मार के दिखा। मैंने जैसे ही अपना हाथ उस पेड़ के पीछे से निकाला, कितना पक्का निशाना उसका। मेरी उंगलियों पर उसने एक पत्थर मारा, मेरी उंगलियों पर दर्द होने लगा, मेरे हाथ का पत्थर नीचे गिर गया, लेकिन मैंने हाथ खींचा, बचाया खुद को। समझ गया
कितना कमीना है, बहकाता है, बाहर निकलो, निशाना अच्छा है, मार डालेगा, कैसे फंसाऊं, कैसे फंसाऊं। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया। मैं जमीन पर घिसटने लगा। पास की जमीन थोड़ी नीची थी। घिसट घिसट कर दाईं तरफ खिसकता गया। उसे लग रहा होगा मैं पेड़ के पीछे ही हूं, लेकिन मैं घिसटता घिसटता दूर चला गया। मैं घूमकर पीछे से उसे पकड़ना चाहता था। जैसे ही मैंने सर निकाला, देखा वो पेड़ के पीछे है या नहीं। वो पेड़ के पीछे नहीं था, वो मेरे सर के बिल्कुल सामने। पत्थर नहीं था उसके हाथ में, डंडा था। पीठ पर ठा 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 चीखें मारी, बैट हाथ से छूट गया। बैट उठा लिया उसने, मेरा बैट मुझे ही पीट रहा था। भागा मैं वहां से, लेकिन जब वो बैट से पीट रहा, थोड़ा भागा मैं, पीछे से मार रहा। अचानक पीछे मुड़ा मैं, कोहनी उसके सर पर मारी, नीचे गिरा दिया उसे। कमजोर सा था, मेरे हाथ में जो मिट्टी के ढेले आए, मारे मैंने उसके, चोट उसके भी लग रही, खून उसके भी निकल रहा। भागा वो पेड़ के पीछे छिप गया। निशाना मेरा भी पक्का, लेकिन अब दर्द से वो करह रहा। अब उसे चोट लगी थी तो गुस्से में निशाना उससे भी सही नहीं लग रहा। पत्थर मारे उसने, मैंने डॉज कर दिए, बच गया नीचे होकर। फिर वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। जो मेरे हाथ में आता मैं छोड़कर मारता। 2 बार उसके पीठ पर मारा, फिर वो भाग गया। मैं वापस आ गया पेड़ के नीचे। जंग के एक भाग में मुझे भी जीत मिली थी। भगा दिया था मैंने उसे। उस रात वो दोबारा नहीं आया, लेकिन अगली रात आया। मैं पेड़ के नीचे छिपा हुआ इंतजार कर रहा कब वो आएगा, लेकिन आसपास से आवाजें आई, वो नजर नहीं आया। बिल्ली थी जो पेड़ पर चढ़ी, मुझे लगा ये तो बिल्ली ही है, लेकिन बाद में समझ में आया वो बिल्ली भी बन सकता है। पेड़ के ऊपर बिल्ली बनकर चढ़ गया, ऊपर हंसने लगा। एक औरत की हंसी की आवाज। ऊपर देखा भयानक चेहरा, एक चुड़ैल लग रही, और वो कहने लगी, ये पेड़ मेरा, ये जमीन मेरी, अब तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। चला गया वो छलावा, बस उससे नाराज थी, अब तुम्हें मारती हूं। मैं समझदार था, पत्थर मारा मैंने। टक, वो बेहोश नहीं हुई, उसके सर के पास से निकल गया पत्थर। भागी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कह रहा, तुझे तो मैं बताता हूं, छलावे, चुड़ैल बनकर आता है। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। चालाक था वो। फिर से उसने खड्डा खोदा हुआ था, झाड़ियां रखी हुई थी, वो तो ऊपर से निकल गया, हल्का था। मैं गिर गया खड्डे में। 9 फुट गहरा वो खड्डा, पानी भरा हुआ, मैं उसमें। ऊपर से वो एक पत्थर को पकड़कर कह रहा, मारूं? अब बताओ कैसे बचोगे? याद है तुम्हारे दद्दा के साथ क्या हुआ था? मेरा घुटना मुड़ा हुआ था। मेरे दादाजी खुददार थे, कभी झुकते नहीं थे। मेरे पिता खुददार थे, कभी सर नहीं झुकाते थे। मैं खुददार था, मैंने उससे माफी मांगी। मैंने उसको कहा, मुझे माफ कर दो, घुटना मुड़ गया है, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, तुम पत्थर मार मार कर मुझे मार डालोगे। उसने कहा, मैं किसी को जान से नहीं मारता, यह मेरी जगह है, जो भी यहां पर आएगा मैं उसे भगाऊंगा। शांति में रहना मुझे पसंद है, लेकिन अब तुम यहां आना शुरू हो गए हो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, छोड़ दो। उस समय मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो काम कर जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने उसको कहा, मैं यहां नहीं रुकूंगा, बस छोटा सा काम है, वो काम मुझे करने दो, वो काम में अड़चन मत डालो। ये मेरी जमीन है, मैं यहां पर पेड़ों को लगाना चाहता हूं, फलदार पेड़ों को, और उन फलों को बेचकर मेरी कुछ कमाई होगी। मुझे यहां पेड़ों को लाने दो। तुम यहां रहना चाहते हो तो रहो, मेरी जमीन पर गंदगी मत डालो। यहां पर पेड़ पौधे उगेंगे फल वाले, तो तुम यहां पर रहते रहना। मैं कभी कभी आऊंगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना। उस छलावे ने कहा, तो तुम यहां पक्के तौर पर नहीं रहोगे, यहां पर वैसा ही वीराना बनाकर रखोगे? मैंने कहा, हां, पेड़ लगाऊंगा, सिर्फ दिन के वक्त फलों को तोड़ने का काम होगा, रात को कोई यहां पर नहीं रहेगा। अगर कोई रहा तो तुम्हारे पास रास्ता तो है ना। उसने सौदा किया, तुम यहां आ सकते हो, फलों के पौधों को लगा सकते हो, तुम्हारी जमीन पर अब कुछ भी परेशानी नहीं होगी।
आखिरी बार वो छलावा दिखा था दुश्मन के तौर पर। मैंने वहां पर पौधे लगाए, फलदार पौधे, आम के, लीची के और भी कई पौधे लगाने के बाद वो बढ़ने लगे। रात को मैं कभी कभी आता, वो नजर आता दूर से। मैं डर जाता, लेकिन उसने दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं यहां रात को ज्यादा समय रुका भी नहीं। मेरा ये काम तो वही कर देता। यहां पर किसकी हिम्मत थी जो उन पेड़ों पर चढ़कर फलों को तोड़ पाता। आसपास जो गांव बसे थे उन लोगों को पता लग गया इस तरफ आना खतरे से खाली नहीं है, वो खतरनाक है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मेरा काम हो गया। अपने पिता की आंखों में मेरी इज्जत बढ़ गई। भले ही बदला मैंने भी ले लिया था, जख्मी उसे भी किया था। सोचा था उसे मौत के घाट उतारूंगा, लेकिन समझ गया ऐसा किया नहीं जा सकता। वो मुझे मौत के घाट उतार देगा, टक बेहोश करके। ये घटना हुए 17 साल हो चुके हैं। हमारे बड़े बड़े बागान हैं जहां से अच्छे फल निकलते हैं, अच्छी कमाई होती है, लेकिन रात को वहां रुकना कोई नहीं चाहता। समय समय पर वो छलावा लोगों को नजर आता है। मैं वहां पर जाता हूं, मुझे भी नजर आता है, लेकिन जान गया हूं ये तरीका। सहमति से वहां रहा जा सकता है। जो उसका इलाका है उसके लिए छोड़ दिया। दिन के वक्त उसका इस्तेमाल मैं करता हूं। वहां पर बागान होने के कारण सन्नाटा छाया रहता है। आज भी वो सौदा कायम है।